हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर इट सो हैपन्ड उसका चैप्टर नंबर 11 एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ये पढ़ेंगे। ये बहुत ही जो है ना हमें समझ देने वाला पाठ है जिसे जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम इसमें कंपैरिजन करेंगे कि पहले जो हमारा प्राचीन भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी वो कितनी श्रेष्ठ थी, उसकी किन किन अच्छी चीज़ों को आज हम जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। डिड यू नो, क्या आपको पता है, दैट इंडिया हैड बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग, कि जो भारत है, भारत भूमि जो है, भारतवर्ष जो है, ये एक विज्ञान का केंद्र रहा है, सीखने का केंद्र रहा है सिंस एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल से। हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस, इसका हमें पता कैसे लगा। देयर आर इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख हैं, आलेख हैं ऑन स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर, एंड कॉपर, ताम्र पट्टिकाओं के ऊपर, पाम लीफ, ताड़ की पत्तियों के ऊपर, ये इस तरह के रिकॉर्ड्स हैं। और हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, एज एविडेंसेस, ये प्रमाण हैं ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन्स ऑफ लर्निंग, जो ऐतिहासिक ज्ञान का जो केंद्र है इन इंडिया, भारत के अंदर। टुडे वी फॉलो एन एजुकेशन सिस्टम, आज हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इन विच, जिसमें कि लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू सिलेबस, जिसमें जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो किसके द्वारा होता है, उसमें एक पाठ्यक्रम होता है, क्योरिकुला, ये भी एक पाठ्यक्रम का ही नाम है ना, इसको भी पाठ्यक्रम का ही बोलते हैं। टेक्स्ट बुक्स हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस, और असेसमेंट के कुछ प्रैक्टिस हैं। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, कि किस तरह से जो बच्चे ने सीखा उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो इस पे आधारित है वर्तमान शिक्षा पद्धति। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है, वॉट दीज वर लाइक इन द पास्ट, कि पास्ट में ये सब चीज़ें कैसे थीं, सिलेबस होता था, टेक्स्ट बुक होती थी, या असेसमेंट किस प्रकार से होते थे। इन दिस फीचर स्टोरी, इस फीचर स्टोरी में वी विल गिव यू द ग्लिम्पसेस, हम आपको कुछ झलकियाँ दिखाएंगे ऑफ अवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा के सिस्टम की। इंट्रोडक्शन। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, दैट ट्रेवलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स, कि बहुत सारे अनेक क्षेत्रों से ट्रेवलर्स आए, यात्री लोग आए, हैविंग डिफरेंट क्लाइमेट्स, जो अलग अलग क्लाइमेट्स के, जलवायु के रहने वाले थे, एंड कल्चर्स, संस्कृति के रहने वाले थे, बिगेन टू विजिट पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के विभिन्न भूभागों में विजिट करना शुरू किया, फ्रॉम अर्ली टाइम्स, प्राचीन काल से। टू देम, उनके लिए, इंडिया वाज ए लैंड ऑफ वंडर, भारत एक वंडर भूमि थी, है ना, एक आश्चर्य पैदा कर देने वाली भूमि थी। द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की जो ख्याति थी, प्रसिद्धि थी, भारतीय संस्कृति की, संपदा की, रिलीजन्स, धर्मों की, फिलॉसफीज़, दर्शन की, आर्ट, कला, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं, जो शिल्प होती है वो, एज वेल एज इट्स एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, और साथ साथ इसकी जो शिक्षण पद्धतियाँ थीं, हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल का जो शिक्षा पद्धति थी, वाज रिगार्डेड एज ए सोर्स फॉर द नॉलेज, उसे किस किस का स्रोत माना जाता था, ज्ञान का स्रोत, ट्रेडिशंस, परंपराओं का स्रोत, एंड प्रैक्टिसेस, और उन प्रैक्टिसेस का, दैट गाइडेड, जो गाइड करती थी, एंड एनकरेज्ड, और प्रोत्साहित करती थी, ह्यूमैनिटी, मानवता को, यानी मानवता जो है, मनुष्य मात्र के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, ये उसके केंद्र में रहती थी। इन्हीं पे, यानी अगर बच्चे के अंदर मानवता जागृत हो गई तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा माना जाता था।
अगर बच्चे के अंदर मानवता नहीं जगी तो शिक्षा किसी अर्थ की नहीं थी। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। सेलिएंट फीचर्स किसको बोलते हैं? मुख्य बातें, है ना, प्रमुख बातें जो हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख बातें। फ्रॉम द टाइम ऑफ ऋग्वेदा ऑनवर्ड्स, ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद के समय से अवर एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड, ये समय के साथ विकसित होती गई। एंड फोकस्ड, और इसने फोकस किया, इसने किस पे ध्यान दिया? ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। होलिस्टिक डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? यानी व्यक्ति के, बच्चे के संपूर्ण विकास के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि बस उसका सिर्फ मानसिक विकास हो, वो सिर्फ कमाना सीखे, है ना, उसका सब चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी बोलते हैं ना, चहुमुखी विकास, यानी सारे एस्पेक्ट्स का। उसका ज्ञान की वृद्धि भी होनी चाहिए, उसके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनकी वृद्धि होनी चाहिए, शारीरिक क्षमताओं का भी संवर्धन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, इन पे फोकस हुआ करता था। द इंडिविजुअल बाई टेकिंग केयर बोथ द इनर एंड आउटर सेल्फ। और इस एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में अंतर और बाहरी, इन दोनों के ऊपर बराबर ध्यान दिया जाता था। इनका पूरी तरह से इनको टेक केयर किया जाता था। यानी इनर क्वालिटीज़ भी बच्चे की बढ़नी चाहिए और जो आउटर क्वालिटीज़ हैं वो भी बढ़नी चाहिए। ठीक है। द सिस्टम फोकस्ड ऑन द मोरल, ये सिस्टम किस पे फोकस करता था? नैतिक, फिजिकल, शारीरिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, एंड इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के क्षेत्रों पर। इट एम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यूज, ये मूल्यों पे जोर देता था, जैसे कि ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी किसको बोलते हैं? विनम्रता। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। डिसिप्लिन, अनुशासन। सेल्फ रिलायंस, इसको बोलते हैं ना अपन आत्मनिर्भरता। एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशंस, और इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी संरचनाएं हैं, जितने भी जीव जंतु, है ना, चर अचर, इन सब के प्रति रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स वर टॉट, विद्यार्थियों को सिखाया जाता था, टू अप्रिशिएट, कि वो अप्रिशिएट करें, ख्याल रखें, द बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द नेचर, मानव के बीच और प्रकृति के बीच जो संतुलन है उसका वो सम्मान करें। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलोड द टेनेट्स ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। टीचिंग और जो लर्निंग थी, सीखना, समझना, सिद्धांत किसको फॉलो करते थे? ये सिद्धांत। टेनेट्स किसको बोलते हैं? सिद्धांत को बोलते हैं, ऑफ वेद और उपनिषद। तो वेद और उपनिषदों में जो सिद्धांत लिखे हुए थे उनको फॉलो किया जाता था टीचिंग और लर्निंग में। फुलफिलिंग ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सेल्फ, जिसमें किसके प्रति? खुद के प्रति, स्वयं के प्रति जो कर्तव्य हैं उनका पालन, परिवार के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, एंड सोसाइटी, और समाज के प्रति व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करना सिखाया जाता था। 10 इस प्रकार से एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन का कोई भी एस्पेक्ट इसमें छूटता नहीं था, सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते थे। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट। आगे ना देख लो कि एजुकेशन सिस्टम जो था, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, वो किस पर फोकस करता था? सीखने पर और व्यक्ति के शारीरिक विकास पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड, है ना। देखो आजकल क्या है बच्चों, ज़्यादातर जो लोगों का जो ध्यान है बस वो सीखने ही सीखने पे है ना। देखो गेम्स आजकल कितने कम हो गए, है ना। बस बच्चे लगे हुए हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम को कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो जो शारीरिक क्षमताओं का संवर्धन है, आज देखो बच्चे कितने कमज़ोर हो गए। नहीं तो पहले के ज़माने में बहुत ही शारीरिक क्षमताएं बहुत श्रेष्ठ हुआ करती थीं। ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द एम्फेसिस वाज, कि जो जोर दिया जाता था वो किस पर दिया जाता था? हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, कि व्यक्ति का मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे और उसका शरीर भी कैसा रहे? स्वस्थ रहे।
यू कैन सी दैट एजुकेशन इन इंडिया, आप देख सकते हैं कि भारत में जो शिक्षा पद्धति थी हैज़ ए हेरिटेज, वो एक विरासत लिए हुए थी ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब व्यावहारिक, यानी सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान पे वो जोर देती थी। अचीवेबल, जो प्राप्त कर सकते थे, एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू लाइफ, और जो जीवन के लिए पूरक था, यानी बिना व्यावहारिक ज्ञान के जीवन क्या था, अधूरा था, यानी व्यावहारिक ज्ञान कॉम्प्लीमेंट्री था, उसके बिना जीवन अधूरा था। अब है सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। देखो बच्चों, ये जो चित्र है ये किनका है, आर्यभट्टा, है ना, बहुत बड़े ये मैथमेटिशियन हुए हैं भारत के, ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो था ना उस समय के। तो सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, द एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज द एजुकेशन, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो किसकी एजुकेशन थी, ऑफ द वेदाज, वेदों की, ब्राह्मणाज, ब्राह्मण का मतलब आप ब्राह्मण जाति से मत समझ लेना, ये ब्राह्मण क्या थे, जैसे वेद थे, वेद क्या थे, ग्रंथ थे, तो ऐसे ही ब्राह्मण भी क्या थे, ग्रंथ थे, उपनिषद्स एंड धर्मसूत्रास, तो ये क्या है बताओ, ये बुक्स थी, बुक्स ऑफ लर्निंग थी। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम्स ऑफ आर्यभट्टा, आपने नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायना एंड पतंजलि। तो ये देखो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, ये व्याकरण शास्त्री थे, ठीक है ना, और पतंजलि क्या थे, योग शास्त्री थे। देयर राइटिंग्स, इनके जो लेख थे, इनकी जो पुस्तकें थीं, एंड द मेडिकल ट्रीटाइज, ट्रीटाइज किसको बोलते हैं, रिटन वर्क, जो चिकित्सा के ऊपर जिन्होंने शोध करे और उनको जो लिखा इन्होंने, ठीक है, तो किस किस की, चरक एंड सुश्रुत, तो चरक और सुश्रुत की जो मेडिकल चिकित्सा पद्धति के बारे में जो उन्होंने लेख लिखे थे, ना, जो किताबें लिखी थी, आल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग, ये भी सोर्सेज ऑफ लर्निंग थी, सीखने का स्रोत थी। डिस्टिंक्शन वाज ऑल्सो ड्रॉन, डिस्टिंक्शन किसको बोलते हैं, विभेद, वाज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्राज, शास्त्रों में, लर्न डिसिप्लिन्स एंड काव्याज, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, इनमें भेद किया जाता था शास्त्रों के अंदर और काव्यों के अंदर। शास्त्र किसको बोलते हैं, लर्नेड डिसिप्लिन्स, और काव्य किसको बोलते हैं, इमेजिनेटिव, जिसमें कल्पनाएं होती हैं, क्रिएटिव लिटरेचर होता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, तो ये जो सोर्सेज ऑफ लर्निंग थे, सीखने के जो स्रोत थे, ये अनेक क्षेत्रों से लिए जाते थे, जैसे कि इतिहास, हिस्ट्री, आन्वीक्षिकी, लॉजिक, तर्कशास्त्र, मीमांसा, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या शास्त्र, शिल्पशास्त्र, आर्किटेक्चर, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, वर्ता, एग्रीकल्चर, है ना, कृषि, व्यापार, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन, एंड धनुर्विद्या, आर्चरी। तो इन सब क्षेत्रों से क्या बनता था, बच्चों के लिए सोर्स ऑफ लर्निंग बनता था। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया, है ना, तो पाठ्यक्रम का बहुत बड़ा भाग क्या था, शारीरिक शिक्षा थी। एंड प्यूपिल्स पार्टिसिपेट इन क्रीड़ा, और जो शिष्य होते थे वो क्रीड़ा में भाग लेते थे, गेम्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, है ना, जो मनोरंजन की अन्य गतिविधियाँ थी उनमें भाग लेते थे। व्यायाम प्रक्रमा, एक्सरसाइजेज, इनमें भाग लेते थे। धनुर्विद्या, आर्चरी, इसमें भाग लेते थे। फॉर एक्वायरिंग मार्शल स्किल्स, है ना, युद्ध कला सीखने के लिए। एंड योग साधना ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी, और योग साधना में मन और शरीर दोनों की ट्रेनिंग उनको ट्रेन किया जाता था। अमोंग अदर्स द गुरुज एंड देयर प्यूपिल्स, गुरु और शिष्य वर्कड कंसेंसियसली, मतलब होता है इन ए थॉरो और रेस्पॉन्सिबल वे। तो गुरु और शिष्य दोनों संपूर्ण रूप से और बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक पठन पाठन किया करते थे, टू बिकम प्रोफिशिएंट, कि वो दक्ष हो जाएं, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखने की समस्त विधाओं में। इन ऑर्डर टू असेस प्यूपिल्स लर्निंग, अब बच्चे ने कितना पढ़ा, क्या सीखा उसने, तो उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका आंकलन करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए शास्त्रार्थ लर्न्ड डिबेट्स की जाती थी, यानी
आमने सामने शिष्य बैठ जाते थे और डिबेट हुआ करती थी उनके अंदर, है ना। डिबेट मतलब बहस होती है ना, जैसे विषय पर चर्चा हुआ करती थी। वर ऑर्गेनाइज, तो ये शास्त्रार्थ किए जाते थे। प्यूपिल्स एट द एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग, और जो प्यूपिल्स, जो शिष्य पढ़ाई में आगे होशियार होते थे, है ना, एडवांस स्टेज में होते थे, गाइडेड यंगर प्यूपिल्स, तो वो जो छोटे प्यूपिल्स हुआ करते थे, है ना, वो उनको गाइड किया करते थे। देयर वर एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग, उस समय भी साथ साथ पीयर लर्निंग का कंसेप्ट था। पीयर लर्निंग मतलब फ्रेंड्स में आपस में बैठ के लर्न करते हैं, वो इस तरह से, है ना। और जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, है ना, तो मैं समझा देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन बता दिया उनको, बच्चों को समझा दिया, और उसके बाद फिर बच्चे मिलके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो उसको पीयर लर्निंग बोला जाता है। और बच्चे सीखते अपने फ्रेंड से बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि टीचर से तो सारी चीज़ें उनको पूछने में थोड़ी झिझक भी होती है। उसको पीयर लर्निंग कहा जाता है। लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, जैसे कि तुम लोग समूह में अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हो, उस तरह से। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत का जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो ए वे ऑफ लाइफ, जीवन का एक तरीका। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज, फॉर्मल का मतलब होता है जैसे स्कूली शिक्षा पद्धति, और इनफॉर्मल का मतलब जो स्कूल से बाहर सीखते हैं वो, ये दोनों ही जो वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम थे ये एग्जिस्ट किया करते थे, है ना। तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल में जो पढ़ते हैं, और बच्चे पता है आपको स्कूल से ज़्यादा वो कहाँ से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, है ना, समाज से सीखते हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं, ठीक है। इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस किसको बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस, है ना, एक स्थान विशेष की जो शिक्षा पद्धति थी वाज इम्पार्टेड, वो दी जाती थी घर पर, इन टेम्पल्स, मंदिरों में, पाठशालाज, टोल्स, ये सब क्या है, सेंटर ऑफ लर्निंग है, चतुष्पदीज एंड गुरुकुल्स। दीज वर पीपुल, देयर वर पीपुल इन होम्स, घर में लोग हुआ करते थे, गाँव के अंदर, मंदिरों के अंदर, हु गाइडेड यंग चिल्ड्रन, जो यंग छोटे बच्चों को गाइड किया करते थे, इन इम्बाइबिंग पायस वेज ऑफ लाइफ, कि वो बच्चे सीख सकें, धारण कर सकें पवित्र जीवन जीने के तरीकों को, तो इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाता था, ठीक है ना। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। अब देखो आजकल क्या है, जो किताबी ज्ञान है उसके ऊपर कितना ज़्यादा फोकस होता है, बस मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, है ना, और बस उन चीज़ों को रट लो और एग्ज़ाम में जाके लिख दो, ठीक है ना। बाकी जो बच्चा कैसे दयालु बने, कैसे वो समाज के प्रति संवेदनशील बने, कैसे वो प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, कैसे वो अन्य जीवों के प्रति संवेदनशील बने, इन चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए, है ना। तो पहले इन चीज़ों के ऊपर, पायस वेज ऑफ लाइफ, जीवन जीने के पवित्र तरीके, यानी कोई किसी का जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, झूठ, चोरी, है ना, किसी के प्रति दगाबाजी, इस तरह की चीज़ों से दूर रहने की, श्रेष्ठ जीवन जीने का उनको सिखाया जाता था। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ लर्निंग, जो मंदिर हुआ करते थे वो भी ज्ञान का केंद्र थे, एंड टुक इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट लेते थे, इन प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ आवर एंशिएंट सिस्टम, हमारे प्राचीन जो तंत्र शिक्षा पद्धति थी उसको प्रमोट करने की, उसके ज्ञान को प्रमोट करने के लिए। स्टूडेंट्स वेंट टू विहाराज, विद्यार्थी विहारों में जाते थे, जैसे विहार किसको बोलते हैं, जैसे बौद्ध विहार होते थे ना, जैसे तो वहाँ पे टेम्पल जैसे हो गया, मठ हो गया, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे। तो विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर नॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए। टीचिंग वाज लार्जली ओरल, जो शिक्षा होती थी वो अधिकतर कैसे थी, अधिकांश कैसे थी, वो मुँह जुबानी हुआ करती थी। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड, और बच्चे याद करते थे, एंड मेडिटेटेड, और मनन करते थे, अपॉन वॉट वाज टॉट इन द क्लास, जो क्लास में उन्हें सिखाया पढ़ाया जाता था उसे याद करते थे और उसके ऊपर चिंतन मनन किया करते थे। गुरुकुल्स ऑल्सो नोन एज आश्रम्स, गुरुकुलों को आश्रम कहा जाता था। वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस, ये रहने के स्थान होते थे, यानी बच्चे वहीं पे ही रहते थे, रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग हुआ करते थे ये। मैनी ऑफ दीज वर नेम्ड आफ्टर द सेजेस, बहुत सारे गुरुकुलों के नाम उन
महात्माओं के ऊपर, उन साधु संतों के नाम पर हुआ करते थे, जैसे भारद्वाज ऋषि का आश्रम है ना, कण्व ऋषि का आश्रम, अगस्त ऋषि का आश्रम, इस तरह से ऋषियों के नामों पे हुआ करते थे। सिचुएटेड इन द फॉरेस्ट्स, कहाँ पे स्थित होते थे ये? जंगलों में। इन सीरीन एंड पीसफुल, सीरीन एंड पीसफुल दोनों का ही मतलब एक ही है ना, बहुत ही शांत ऐसे सराउंडिंग्स, ऐसे क्षेत्रों में स्थित होते थे। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी यूज टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल्स, इन गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो जो शुरुआती वैदिक काल था उसमें महिलाओं के लिए भी शिक्षा की पहुंच थी, यानी महिलाएं भी इक्वली शिक्षा ग्रहण किया करती थीं। अमोंग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर्स, है ना, प्रमुख महिला जो वैदिक शास्त्री थीं, वी फाइंड रेफरेंसेस टू मैत्रेयी, तो उनमें किन किन के नाम आते हैं? मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अल्पा, गार्गी, अपला, अपला, गार्गी एंड लोपामुद्रा, टू नेम ए फ्यू, अगर कुछ के नाम गिनाए जाएं तो, है ना, तो और भी बहुत सारे नाम होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रारंभिक वैदिक काल था, है ना, ये जब मध्यकाल आया बाद में, तब जाके स्त्रियों की शिक्षा को बैन कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई, है ना। नहीं तो पहले जो प्रारंभिक वैदिक काल था उस समय, क्योंकि इनके नाम शास्त्रों में मिलते हैं, इन महिलाओं के नाम, इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही विदुषी महिलाएं हुआ करती थीं, है ना, किसी भी पुरुष से किसी भी दृष्टि से ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में ये कम नहीं हुआ करती थीं। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस काल में, द गुरुज एंड देयर शिष्यास, गुरु और शिष्य लिव्ड टुगेदर, साथ साथ रहते थे, हेल्पिंग ईच अदर इन डे टू डे लाइफ, है ना, जीवन में जो दैनिक जीवन था उसमें एक दूसरे की मदद करते थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज, मुख्य जो उद्देश्य था वो, टू हैव कंप्लीट लर्निंग, है ना, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित जीवन जीना, एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल, और पता करना कि मेरे अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है, मेरा मेरा जो इंक्लाइनेशन है वो किस चीज़ की तरफ है, मैं किस चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ, है ना, मेरा आंतरिक जो शक्ति है मेरी, वो किस क्षेत्र में मैं बेस्ट कर सकता हूँ, इन चीज़ों को जानने के बारे में हुआ करती थी। स्टूडेंट्स लिव्ड अवे फ्रॉम देयर होम्स, बच्चे विद्यार्थी अपने घरों से दूर रहते थे, फॉर ईयर्स, वर्षों तक, साथ साथ, टिल दे अचीव्ड देयर गोल्स, जब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते थे। द गुरुकुल्स वर वाज ऑल्सो द प्लेस, गुरुकुल एक ऐसे स्थान भी हुआ करते थे, वेयर द रिलेशनशिप ऑफ द गुरु एंड शिष्य, जहाँ पर गुरु शिष्य का जो संबंध होता था स्ट्रेंथन्ड, वो मजबूत होता जाता था विद टाइम, समय के साथ। वाइल परस्यूइंग देयर एजुकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों में अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए, जैसे कि हिस्ट्री में, आर्ट ऑफ डिबेट, शास्त्रार्थ की कला में, लॉ, कानून, मेडिसिन, देखो तो उस जमाने में भी इन क्षेत्रों की पढ़ाई हुआ करती थी। तो ये इस प्रकार की अलग अलग भिन्न भिन्न जो फील्ड्स हैं, इनकी शिक्षा ग्रहण करते हुए, द एम्फेसिस वाज नॉट ओनली ऑन द आउटर डायमेंशंस, तो मैंने बताया था ना आपको कि उनका जो जोर था वो सिर्फ यही था कि भाई बस बाहरी ज्ञान ही अर्जन कर लिया जाए, बाहरी ज्ञान ही सीख लिया जाए, बल्कि बट ऑल्सो ऑन एनरिचिंग इनर डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो इनर डायमेंशंस हैं, अंदर की जो गुण हैं, मानवीय जो मूल्य हैं, वो भी एनरिच होने चाहिए, वो भी समृद्ध होने चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इन पार्ट फर्स्ट के अंदर यू हैव रेड अबाउट द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इन आश्रम्स गुरुकुल्स, आपने प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है आश्रमों की और गुरुकुलों की उसके बारे में पढ़ा, एंड द वे ऑफ लाइफ इन देम, और उनमें किस तरह का जीवन जिया जाता था उसके बारे में पढ़ा। दिस सिस्टम कॉन्टिन्यू टू फ्लरिश, ये जो पद्धति थी ये फली फूली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, किसके टाइम पर? महात्मा बुद्ध के समय, एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स, और उसके बाद आने वाले समय तक भी ये क्या करती रही? फलती फूलती रही। मैनी मोनेस्ट्रीज, विहार्स, है ना, तो मठ होते हैं ना, जैसे आजकल स्कूल होते हैं, तो पहले
है ना, मठ हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे है ना, वहीं पे ही जंगल के अंदर ही रहते थे ये, है ना, शहरों से दूर। तो मैनी मोनेस्ट्रीज विहाराज वर सेटअप फॉर मॉन्क्स, ये साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, एंड नन्स, यानी मॉन्क्स और नन्स किसको बोला जाता है, जो शादी नहीं करते। मॉन्क्स पुरुष होते हैं, नन्स महिलाएं होती हैं, है ना। और उनका सारा का सारा जीवन किसके लिए समर्पित होता है, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा, है ना, खुद शिक्षा प्राप्त करो और अन्य लोगों को शिक्षित करो। ठीक है, तो इनके लिए मॉन्क्स और नन्स के लिए मोनेस्ट्रीज विहार स्थापित किए। टू मेडिटेट, कि वहाँ पे वो मेडिटेट कर सकें, मनन कर सकें, डिबेट शास्त्रार्थ कर सकें, एंड डिस्कस चर्चा कर सकें विद द लर्नड, ज्ञानी पुरुषों के साथ, फॉर देयर क्वेस्ट फॉर नॉलेज, अपनी ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में। अराउंड दीज विहाराज, इन विहारों के आसपास, अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड, अन्य शिक्षा के केंद्र, जो शिक्षण के केंद्र थे, वो विकसित हुए। विच अट्रैक्टेड, जिन्होंने आकर्षित किया स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, फ्रॉम चाइना, चीन से, कोरिया से, तिब्बत से, बर्मा से, सिलोन श्रीलंका से, जावा नेपाल, एंड अदर डिस्टेंट कंट्रीज, अन्य दूर दराज के देशों से। विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज। द जातका टेल्स, जातक कहानियों में, अकाउंट्स गिवन, जो कि लेखे जोखे दिए गए हैं, बाई जुएनजेंग एंड आई किंग, ये कौन थे, दोनों ये चाइनीज स्कॉलर्स थे, ये चीन से आए थे, है ना, स्टूडेंट्स थे, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, है ना। एज वेल एज अदर सोर्सेज, इसी प्रकार से जो अन्य स्रोत हैं, टेल अस, हमें बताते हैं, दैट किंग्स एंड सोसाइटी, के जो राजा हुआ करते थे पुराने ज़माने में, और जो समाज होता था, टुक एक्टिव इंटरेस्ट, वो बहुत ही एक्टिव इंटरेस्ट लेता था, है ना, बहुत ज़्यादा रुचि लेता था, सक्रिय रुचि लेता था इन प्रमोटिंग एजुकेशन, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए। एज ए रिजल्ट मैनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे उत्कृष्ट प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र अस्तित्व में आए। अमोंग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज़, प्रमुख जो यूनिवर्सिटीज़ थीं उनमें, दैट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो उस काल में विकसित हुई, वर सिचुएटेड एट तक्षशिला, वो कहाँ पे थी, तक्षशिला, नालंदा, है ना, तो ये तक्षशिला, टैक्सिला भी बोलते हैं इसको, टैक्सिला, ये कहाँ पे है वर्तमान में, पाकिस्तान के अंदर है ये। नालंदा तो आपको पता ही है, बिहार जो है ना, बिहार के अंदर राजगीर जिला है, वहाँ पे है। वल्लभी, विक्रमशिला, ओदांतपुरी एंड जगदला, तो ये क्या थी, ये यूनिवर्सिटीज़ थी प्राचीन। दीज यूनिवर्सिटीज़ डेवलप्ड, ये विश्वविद्यालय विकसित हुए, इन कनेक्शन विद द विहाराज, किसके साथ साथ, बिहारों के साथ साथ। दोज एट बनारस, नवदीप एंड कांची, बनारस में और नवदीप में और कांची के अंदर, डेवलप्ड इन कनेक्शन विद द टेम्पल्स, है ना। तो ये जो ऊपर नाम बताए थे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदांतपुरी और जगदला, ये तो विहारों से अटैच थे, है ना। और ये जो हैं बनारस, नवदीप और कांची, ये किससे, टेम्पल से, है ना। जैसे बनारस के अंदर मंदिर है ना, ऐसे नवदीप शायद ये गुजरात में है, कांची, ठीक है ना, ये साउथ के अंदर है। तो ये मंदिरों के कनेक्शन में डेवलप हुए, एंड बिकेम सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन द प्लेसेस वेयर दे वर सिचुएटेड, और ये सामाजिक जीवन का केंद्र भी बन गए, सामुदायिक जीवन का केंद्र भी बन गए जहाँ पर ये स्थित थे। यानी समुदाय के विकास के लिए ये हर संभव प्रयास करते थे, ये जो विश्वविद्यालय थे ये। यानी सिर्फ इनमें पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, यानी वह जो आसपास का जो समुदाय है, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके विकास के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ों पर शोध यहाँ हुआ करते थे। दीज इंस्टीट्यूशंस कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ एडवांस लेवल स्टूडेंट्स, तो ये जो विश्वविद्यालय थे, ये जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हुआ करते थे, है ना, ऊंचे लेवल के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, उनकी नीड्स को पूरा करते थे। सच स्टूडेंट्स ज्वाइंड द सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग एंड डेवलप्ड देयर नॉलेज बाई म्यूचुअल डिस्कशंस एंड डिबेट्स विद रिनोन्ड स्कॉलर्स, है ना। तो इस तरह के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, जिनमें एडवांस लेवल की भूख होती थी, वो इन सेंटर्स को, इन केंद्रों में
आते थे पढ़ाई करने के लिए, हायर लर्निंग ऊंची पढ़ाई करने के लिए, एंड डेवलप्ड देयर नॉलेज, और अपना ज्ञान विकसित करते थे। कैसे? बाय म्यूचुअल डिस्कशंस, एक दूसरे से वाद विवाद करके, वाद मतलब बहस करना, बहस करने वाले ऐसे नहीं वही फालतू की बहस करो, विषय पर चर्चा करना, एंड डिबेट्स विद रिनोन्ड स्कॉलर्स। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, देयर वाज ऑल्सो ओकेजनल समनिंग बाई ए किंग गैदरिंग। सिर्फ ऐसा ही नहीं था, बीच बीच में राजा भी अपने यहाँ बुला के उनको शास्त्रार्थ करवाता था। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, देयर वाज ऑल्सो ओकेजनल समनिंग, है ना, बीच बीच में सम्मन किया जाता, उनको बुलाया जाता था राजा के द्वारा टू ए गैदरिंग, है ना। और राजा क्या करता था, एक सभा बुलाता था ऐसे विद्वान लोगों की, इन विच द ओस्कोलर्स, जहाँ पर ये जो शिक्षार्थी थे ये ऑफ द कंट्री ऑफ वेरियस बिहारास, है ना, एंड यूनिवर्सिटी, तो अन्य विभिन्न बिहारों से और विश्वविद्यालयों से जो स्कॉलर्स होते थे, स्टूडेंट्स जो होते थे वो वहाँ आते थे, वुड मीट, वो मिलते थे, डिबेट करते थे, एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़, और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। इन दिस सेक्शन, इस भाग में, वी विल गिव यू ग्लिम्स, हम आपको कुछ झलक देंगे ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल की 2 विश्वविद्यालयों के बारे में। These universities were considered among the best centers of learning in the world। ये लो, है ना, ये जो दोनों यूनिवर्सिटी हैं इन्हें विश्व की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज़ में माना जाता था। These have been recently declared heritage sites by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO, है ना। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसकी एक संस्था है, इसके द्वारा इन्हें विश्व विरासत के रूप में घोषित कर दिया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, है ना, इनको हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। तो तक्षशिला और टैक्सिला, तक्षशिला बोल दो या टैक्सिला बोल दो इसको। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, तक्षशिला वाज ए नोटेड सेंटर ऑफ लर्निंग, है ना, तक्षशिला जो था ये एक बहुत बड़ा ज्ञान का केंद्र था, इंक्लूडिंग रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, इसके अंदर बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, फॉर सेवरल सेंचुरीज, अनेक शताब्दियों तक। इट कॉन्टिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, इसने जारी रखा विद्यार्थियों को आकर्षित करना, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से, अनटिल इट्स डिस्ट्रक्शन इन 5th सेंचुरी CE, जब तक कि इसका 5वीं शताब्दी CE, है ना, 5वीं शताब्दी में क्या नहीं कर दिया गया, इसका विनाश नहीं कर दिया, यानी बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने इसे तहस नहस कर दिया, आक्रांता लोग आए उन्होंने। इट वाज नोन फॉर इट्स हायर, इसे अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता था, एंड करिकुलम कंप्राइज्ड, और इसका जो पाठ्यक्रम होता था उसमें क्या क्या चीज़ होती थी, द स्टडी ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, प्राचीन ग्रंथों की स्टडी, लॉ, कानून, मेडिसिन, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, मिलिट्री साइंस, आयुध शिक्षा एंड आयुध विज्ञान, एंड द 18 शिल्पाज, और 18 शिल्प या कलाएं, इनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता था। तक्षशिला बिकेम फेमस एज ए प्लेस ऑफ लर्निंग, तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान बना शिक्षण का, ड्यू टू इट्स टीचर्स, अपने टीचर्स की वजह से, टीचर्स एक्सपर्टाइज, जो टीचर्स थे उनकी श्रेष्ठता की वजह से, अमोंग इट्स नोटेड पीपल्स, इसके महान शिष्यों में, द लीजेंडरी इंडियन ग्रामरेरियन, है ना, ग्रामेरियन, जो भारतीय व्याकरण शास्त्री, है ना, महान भारतीय व्याकरण शास्त्री पाणिनि, वो भी यहीं के शिष्य थे। ही वाज एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेज एंड ग्रामर, वो भाषा और व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, एंड ऑथर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑन ग्रामर, और उन्होंने व्याकरण के ऊपर महान ग्रंथ लिखा, कॉल्ड अष्टाध्यायी, क्या नाम था उसका, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने लिखा था। तो देखो भारत सरकार ने पोस्टेज स्टैम्प इंडियन ग्रामरेरियन पाणिनि के ऊपर एक क्या जारी किया, डाक टिकट भी जारी किया। जीवका, वन ऑफ द मोस्ट नोन्ड फिजिशियंस इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के एक महान चिकित्सक जिनका नाम जीवक था, है ना, एंड चाणक्य, और चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, ए स्किल्ड एक्सपोनेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, जो राजनीति शास्त्र के महान ज्ञाता थे,
बोथ स्टडीड हेयर, दोनों ही यहाँ पर पढ़े थे। जीवक जो चिकित्सा शास्त्र के जाने माने वो थे, चिकित्सक थे, और चाणक्य ये भी यहीं पे पढ़े थे। कहाँ पर? तक्षशिला में। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला, विद्यार्थी तक्षशिला आते थे फ्रॉम काशी कौशल, कहाँ से? काशी जनपद से, कौशल जनपद से, उस पुराने राज्य हैं ये, मगध, एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज, और दूसरे अन्य देशों से भी, इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी। अब तुम सोच सकते हो बेटा, उस जमाने में एरोप्लेन तो होते नहीं थे, है ना, तो व्यक्ति खुद पैदल यात्राएं करते थे। अब देखो, एक देश से, है ना, पहाड़ों को लांघते हुए, है ना, समुद्रों को, नदियों को, कैसे वो इसी जटिल जो जर्नी थी उसको पूरा करके और यहाँ पर तक्षशिला वो पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञान अर्जन करने के लिए आते थे। देखो ये चित्र जो है ये इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय का है ना। इसको 5वीं शताब्दी में आक्रांताओं द्वारा, है ना, इसको क्या कर दिया गया था? तहस नहस कर दिया गया था, है ना। तो अब इसको ये यूनेस्को ने इसे एक विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित कर लिया है। तक्षशिला वाज एन एंशिएंट इंडियन सिटी, ये प्राचीन काल, अब आपको पता है वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, तो पहले तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था ना बेटा, है ना। तो तक्षशिला वाज एन एंशिएंट इंडियन सिटी, तक्षशिला प्राचीन भारतीय एक जो है ना शहर था, विच इज़ नाउ इन नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, जो अभी कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है ना, जिसको शायद आर्कियोलॉजी को हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जैसे ये भूगर्भ से कुछ इस तरह से होता है ये, है ना। एंड द यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट, और इसे यूनेस्को ने घोषित कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज, है ना, विश्व विरासत के रूप में 1980 में, ठीक है। इट्स फेम रेस्टेड ऑन द यूनिवर्सिटी, तो इस तक्षशिला को इस विश्वविद्यालय के नाम से ही जाना जाता था, वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज हिज अर्थशास्त्र, और ऐसा कहा जाता है कि अभी बताते हैं ना, चाणक्य ने वहीं पे ही पढ़ाई करी थी, और अर्थशास्त्र जो है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ वो भी उन्होंने वहीं लिखा था। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड इट्स रुइंस इन द मिड 19th सेंचुरी, है ना। अब देखो तुम सोचो, 5वीं शताब्दी में ये तहस नहस हो गई थी, है ना, फिर इसके खंडहर हो गए, और 19वीं शताब्दी में जाके, है ना, 1400 वर्ष बाद, सोचो तुम, 1400 वर्ष बाद एक अंग्रेज थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा, जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको खोजने का काम जो करते हैं, ठीक है ना, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, इन्होंने इसे डिस्कवर्स किया, इसके रुइंस किसको बोलते हैं? खंडहरों को उसने खोजा था। रोल ऑफ ए टीचर, एक टीचर का क्या रोल होता है? टीचर्स हैड कंप्लीट ऑटोनॉमी, उस समय, उस जमाने में टीचर का क्या रोल था? टीचर्स को पूरी तरह स्वायत्तता होती थी, यानी वो जैसा चाहे वैसा बच्चों को पढ़ा सकते थे, जो चाहे वो सिलेबस रख सकते थे, है ना। ऐसा नहीं भाई सिलेबस पूरा करने की जल्दी रहती थी उनको, भाई हाँ बस लेसन पूरे कराने, है ना, ये एग्ज़ाम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो टीचर्स को पूरी फ्रीडम थी, कंप्लीट ऑटोनॉमी थी उनको इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी क्षेत्रों में, फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कि वो किन विद्यार्थियों को लेना है किन को नहीं लेना, टू डिज़ाइनिंग देयर सलेबी, है ना, कि उनके लिए पढ़ाए जाने वाला सलेबस क्या होना है। तो विद्यार्थियों के सिलेक्शन में और सलेबस के सिलेक्शन में उन्हें पूरी फ्रीडम थी। व्हेन द टीचर वाज सेटिस्फाइड, जब टीचर संतुष्ट हो जाता था विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस से, है ना, तो द कोर्स कंक्लूडेड, तब जाके कोर्स को क्या मान लिया जाता था कि कोर्स पूरा हो गया। ही वुड एडमिट एज मैनी स्टूडेंट्स एज ही लाइक्ड, तो जो टीचर होता था जितना चाहे वो स्टूडेंट्स को ले सकता था, भर्ती कर सकता था, पढ़ा सकता था। एंड टॉट वॉट हिज स्टूडेंट्स वर कीन टू लर्न, और वो बच्चों को वही चीज़ सिखाता था जो बच्चे सीखना चाहते थे, है ना, उत्सुक थे सीखने के लिए। डिबेट एंड डिस्कशंस वर द प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिबेट और डिस्कशन जो थे वर द प्राइमरी मेथड्स, है ना, ऑफ टीचिंग, शिक्षण के ये जो है ना प्राथमिक तरीके थे।
डिबेट हुआ करती थी और डिस्कशंस हुआ करते थे। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस लेवल स्टूडेंट। देखो कितनी बड़ी बात है ये, है ना, यानी इसमें एक सीख है कि टीचर्स को अपने जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए, है ना, जिससे कि वो अन्य जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे हैं उनकी भी वो क्या कर सकें, बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकें। अब पहली यूनिवर्सिटी हमने पढ़ ली तक्षशिला वाली, अब सेकंड यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये अभी वर्तमान में भारत का जो बिहार है ना, जो बिहार राज्य है उसमें एक जिला है राजगीर, वहाँ पे है ये। इसके भी खंडहर हैं। अब वहाँ पर एक दूसरी नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, नालंदा। व्हेन जुएंगजेंग विजिटेड इट, जब जुएनजेंग ने इसे विजिट किया था, वाज कॉल्ड नला, इसको नला बोला जाता था, एंड वाज ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, और ये उच्च शिक्षण का एक केंद्र था इन वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों में। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों से स्कॉलर्स यहाँ पर आकर्षित होते थे पढ़ने के लिए, एज वेल एज वर्ल्ड, देश से और पूरे संसार से। तो देखो ये जुएनजेंग है, ये लगता है नाम से चाइना का होगा ये, है ना, आइकिंग, ये सब विदेशी वो हैं, स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी हैं। तो उम्र कुछ नहीं हुआ करती थी, ऐसे तुमको देखने से लग रहा है ये तो बहुत बड़ी उम्र के हैं, है ना, तो व्यक्ति की सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। द चाइनीज स्कॉलर्स आइकिंग एंड जुएनजिंग, आगे ना देख लो, ये दोनों कहाँ के थे, चीन के थे। अब तुम सोचो चीन से पैदल पैदल भारत आना, बिहार के अंदर आना, नालंदा में, कितनी बड़ी बात थी, वर्षों लग जाते थे, है ना, 10-10, 8-8 वर्ष लग जाते थे, ऐसे समझो जाने आने में। तो ये चाइनीज स्कॉलर्स जो थे ये आए थे, इन्होंने नालंदा विजिट किया था इन द 7th सेंचुरी सी, 7वीं शताब्दी में भारत में। दे हैव गिवन विविड अकाउंट्स, इन्होंने बड़े क्लियर लेख लिखे हैं नालंदा के ऊपर। दे हैव नोटेड, उन्होंने ये बताया है, दैट एज मैनी 100 डिस्कोर्सेस हैपन्ड ऑन डेली बेसिस, यानी प्रतिदिन 100 से ज़्यादा डिस्कोर्स हुआ करते थे, है ना, शिक्षण हुआ करते थे, इन सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई हुआ करती थी, डिस्कशंस हुआ करते थे, इन ए वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन्स, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न क्षेत्रों पर, थ्रू द मेथड्स ऑफ डिबेट, किनके द्वारा, डिबेट के द्वारा और डिस्कशंस के द्वारा। जुआनजेंग हिमसेल्फ बिकेम ए स्टूडेंट ऑफ नालंदा, जुआनजेंग खुद नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बन गए, टू स्टडी योग शास्त्र पढ़ने के लिए। ही हैज़ मैंशनड दैट, इन्होंने वर्णन किया है कि द चांसलर ऑफ नालंदा, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो चांसलर थे, कुलपति जो थे, शीलभद्रा, जिनका नाम शीलभद्र था, वाज द हाईएस्ट लिविंग अथॉरिटी इन योगा, वो योग के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान प्रकांड पंडित थे। द कोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते थे, कवर्ड ए वाइड रेंज, विभिन्न, है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करते थे वो, ऑलमोस्ट द एंटायर सर्कल ऑफ नॉलेज देन अवेलेबल, जो उस समय उपलब्ध थी, यानी उस समय उस जमाने में उपलब्ध जितने भी क्षेत्र थे उन सब की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। स्टूडेंट्स एट नालंदा स्टडीज़ द वेदाज, नालंदा यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे वो वेद पढ़ते थे, एंड वर ऑल्सो ट्रेंड इन फाइन आर्ट्स, और उन्हें ललित कलाओं में ट्रेन किया जाता था, मेडिसिन के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र के अंदर, राजनीति शास्त्र के अंदर, एंड द आर्ट ऑफ वारफेयर, और युद्ध कला के अंदर भी उन्हें प्रवीण पारंगत किया जाता था। तो देखो ये भी उसी के खंडहर हैं, ये यूनेस्को ने इसे एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है नालंदा यूनिवर्सिटी की। द एंशियंट नालंदा वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी CE टू 12th सेंचुरी CE, यानी 700 वर्ष तक यहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य होता रहा, है ना। तो वैसे ही सेम जिस तरह से तक्षशिला विश्वविद्यालय को बाहर से आने वाले आक्रांताओं ने तहस नहस कर दिया, वैसे ही इस नालंदा विश्वविद्यालय को भी बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने तहस नहस कर दिया। अब मूर्ख हुआ करते थे वो, है ना, वो ये ना जो बेवकूफ़ होते हैं उनको तो कुछ भी सामने नजर आ जाए उसी को बस तोड़ना फोड़ना उनको, तो ठीक है ना। लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार, इंडिया, तो वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है, भारत के बिहार के राजगीर में। नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की जो प्राचीन, है ना, यूनिवर्सिटी थी उनमें से ये एक थी,
एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रुइंस ऑफ नालंदा महाविहार। तो ये जो नालंदा महाविहार था, इसके खंडहरों को यूनेस्को ने ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज एनविसेस्ड, है ना, और अब इसी के पास में ही एक नई नालंदा विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई है, उसे बनाया जा रहा है एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, जहाँ पर जो विभिन्न सभ्यताएं हैं उनमें आपसी संवाद हो सके, डायलॉग हो सके। इसका इस वजह से, यानी इसमें ऐसा नहीं है भाई मैथ्स पढ़ाई जाएगी और साइंस पढ़ाया जाएगा, नहीं, है ना। जो संस्कृति है, पूरे संसार की विभिन्न जो संस्कृतियां हैं, उनके किस प्रकार से वो एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे की संस्कृति से हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, है ना, वो चीज़ें इसके अंदर पढ़ाई होगी। अब है रोल ऑफ कम्युनिटी। रोल ऑफ कम्युनिटी एट दैट टाइम, उस समय पर नॉलेज वाज कंसिडर्ड सैक्रेड। देखो बहुत बड़ी बात आई है बेटा इसके अंदर, है ना। ज्ञान को पवित्र माना जाता था। एंड नो फी वाज चार्ज्ड, और कोई भी फीस नहीं ली जाती थी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते थे, है ना, जो दान दिए जाते थे, वर कंसिडर्ड द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन, उन्हें दान का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता। वैसे भी देखो बेटा कहा जाता है अन्नदानम परम दानम, है ना, और विद्यादानम परम मत, यानी विद्यादान को अन्नदान से भी बड़ा बनाया गया है, बताया गया है। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, समाज के सभी लोग, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, किसी न किसी रूप में शिक्षा के जो केंद्र थे इनकी मदद किया करते थे। फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, है ना, आर्थिक मदद कहाँ से मिलती थी? जो धनी व्यापारी होते थे उनसे, वेल्दी पेरेंट्स, जो धनी माता पिता होते थे, एंड सोसाइटी, और समाज से मिलती थी। बिसाइड्स गिफ्ट ऑफ बिल्डिंग्स, भवनों की सौगात के साथ साथ, भवनों के दान के साथ साथ, द यूनिवर्सिटीज़ रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड, तो यूनिवर्सिटीज़ को भूमि भी दान मिलती थी। अब तुम कहोगे भूमि दान से क्या मतलब है? क्योंकि भूमि, जैसे माना एक यूनिवर्सिटी के लिए पता चला भाई 200 बीघा ज़मीन इसके लिए दान दे दी किसी ने, राजा ने दे दी या किसी व्यापारी ने दे दी, तो उस 200 बीघा ज़मीन में जितनी भी फसल होगी उसका पैसा सब किसके पास आता था? यूनिवर्सिटी के पास आता था। दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वाज ऑल्सो प्रेवेलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदला। तो इस तरह की जो फ्री एजुकेशन सिस्टम था, ये वहाँ पे भी जो अन्य प्राचीन विश्वविद्यालय थे, वल्लभी में, विक्रमशिला में और जगदला में, वहाँ पे भी प्रेवेलेंट थी, वहाँ पे भी यही चीज़ प्रचलित थी। एट द सेम टाइम, साथ साथ, इन द साउथ ऑफ इंडिया, दक्षिण भारत में, अग्रहाराज सर्व्ड एज द सेंटर्स ऑफ लर्निंग। तो वहाँ के दक्षिण भारत के जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे, है ना, ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे, जो विश्वविद्यालय थे, उनको अग्रहार कहा जाता था। एंड टीचिंग, लर्निंग एंड टीचिंग, साउथ इंडियन किंगडम्स ऑल्सो हैड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, जो दक्षिण भारतीय राजघराने थे उनमें सांस्कृतिक केंद्र जो थे उनको नोन एज घटिका, है ना, और ब्रह्मपुरी ये भी कहा जाता था। घटिका ब्रह्मपुरी भी के नाम से जाना जाता था। एक घटिका वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, घटिका जो थी वो एक शिक्षण का केंद्र होती थी, इंक्लूडिंग रीजन, जिसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, एंड वाज स्मॉल इन साइज, और ये छोटी होती थी। एंड अग्रहारा, और जो अग्रहार होता था वो वाज ए बिगर इंस्टीट्यूशन, बड़ा इंस्टीट्यूशन होता था। घटिका छोटा होता था, अग्रहार बड़ा होता था। ए होल सेटलमेंट ऑफ लर्नड ब्राह्मण्स, जहाँ पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी, विद इट्स ओन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो खुद की गवर्नमेंट बनाने की शक्ति थी उनके पास। एंड वाज मेंटेन्ड बाय द जेनरस डोनेशंस, है ना, जो उदार दान के द्वारा चलती थी। किसके द्वारा दिया जाता था वो दान? समाज के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा। टेम्पल्स, मठाज, टेम्पल, मंदिर, मठ, बसडीज, जैन बसडीज एंड बुद्धिस्ट विहाराज, और बुद्धों के विहार ऑल्सो एग्जिस्टेड, ये भी हुआ करते थे एज अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल में ज्ञान विज्ञान शिक्षण के केंद्र। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षण पद्धति की जारी रखना। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कॉन्टिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ आश्रमाज, ये आश्रमों के रूप में जारी रहा भारतीय शिक्षण पद्धति। इन टेम्पल्स,
मंदिरों में, एंड एज इंडिजिनस स्कूल्स, और जो लोकल स्कूल्स थे उनके रूप में। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, मध्यकालीन समय में, मकतबाज एंड मदरसाज, ये मकतब और मदरसे बिकेम ए पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ये भी एजुकेशन का पार्ट बन गए, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन गए। ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड, प्री कॉलोनियल पीरियड किसको बोलते हैं, जो अंग्रेज आए उससे जस्ट पहले वाला जो समय था वो, इंडिजिनस एजुकेशन फ्लरिस्ड, उस समय जो लोकल शिक्षा पद्धति थी वो खूब फली फूली भारत के अंदर। दिस वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मल सिस्टम, ये जो एक फॉर्मल सिस्टम था, स्कूली जो सिस्टम था, उसका एक विस्तार था। दैट हैड टेकन रूट्स अर्लियर, जिसने कि अपनी जड़ें पहले ही जमा ली थीं। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस, है ना, ये जो सिस्टम था ये कैसा था, धार्मिक शिक्षा पर आधारित था। एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन, धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का। टोल्स एंड बंगाल, है ना, तो बंगाल के अंदर टोल्स हुआ करते थे शिक्षण का केंद्र। पाठशालाज इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में पाठशाला होती थी। चतुष्पदी इन बिहार, बिहार में इनको स्कूलों को चतुष्पदियों के नाम से जाना जाता था। एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कुछ संस्थाएं, स्कूल हुआ करते थे। लोकल रिसोर्सेज वाया डोनेशंस, है ना, जो लोकल स्थानीय जो संसाधन होते थे डोनेशंस के द्वारा, ये उस एजुकेशन को सपोर्ट किया करते थे। रेफरेंसेज इन टेक्स्ट्स एंड मेमोयर्स इन्फॉर्म दैट, बहुत सारे लेखों में, कुछ मेमोयर्स के अंदर, है ना, ये मेमोर भी एक तरह से लेख ही होते हैं, ये बताते हैं कि जो ग्रामीण लोग होते थे ऑल्सो सपोर्टेड एजुकेशन इन सदर्न इंडिया, है ना, दक्षिण भारत में ग्रामीण लोग खुद आगे आके शिक्षा के क्षेत्र में मदद किया करते थे। एज वी अंडरस्टैंड, जैसा कि हम समझते हैं, द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति थी, प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो प्रकार था वो फोकस करता था, वो किस पर ध्यान देता था, ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के ऊपर, विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के ऊपर, बोथ इनर एंड आउटर सेल्फ, उसकी आत्मा का विकास और उसके शरीर का विकास। आत्मा के विकास का मतलब जो मानवीय मूल्य हैं, करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा, ये सब चीज़ें। आउटर सेल्फ का मतलब व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना संपन्न हो, इतना मजबूत हो, है ना, कि वो कोई भी काम वीरतापूर्वक कर सके। दस प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ, और इस प्रकार से वो उन्हें आने वाली जिंदगी के लिए तैयार किया करते थे। एजुकेशन वाज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड, शिक्षा मुक्त थी, मुक्त थी, कोई बंधन नहीं था, एंड और केंद्रित भी नहीं थी। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन द रिच कल्चरल ट्रेडिशंस, इसकी जो नींव थी वो सुदृढ़, संपन्न सांस्कृतिक परंपराओं में आधारित थी ऑफ इंडिया, देयर बाई हेल्पिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल, इसलिए वो शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और आर्टिस्टिक, है ना, जो कलात्मक विकास है जीवन का, होलिस्टिकली, संपूर्ण रूप से, जिसमें ये सारी चीज़ें आ गई, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक, है ना, बच्चे का संपूर्ण चहुमुखी विकास हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता था। आवर प्रेजेंट डे एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति हैज़ ए लॉट टू लर्न, इसे बहुत कुछ सीखना चाहिए फ्रॉम द एंशियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से। देयरफॉर, अतः द स्ट्रेस इज बीइंग लेड, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऑन कनेक्टिंग लर्निंग, कि जो शिक्षण पद्धति है इसको कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, टू द वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर के संसार के साथ। यानी ऐसा नहीं कि स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है और असल ज़िंदगी में कुछ और है। टुडे, आज एजुकेशनिस्ट्स, जो शिक्षा शास्त्री हैं, रिकॉग्नाइज, वो इसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, दे द रोल एंड इम्पोर्टेंस, की जो भूमिका है और जो महत्व है ऑफ मल्टीलिंगुअल, है ना, बहुभाषीय, एंड मल्टीकल्चरल, बहुसांस्कृतिक एजुकेशन, यानी बहुभाषीय बच्चे साथ साथ पढ़ें, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले बच्चे साथ साथ पढ़ें,
अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित बच्चे एक साथ पढ़ें, तो इस तरह से व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है। देयर बाई कनेक्टिंग द एंशियंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज, जिससे प्राचीन और जो पारंपरिक ज्ञान है वो विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग, आधुनिक है ना, जो समकालीन वर्तमान काल की जो लर्निंग है इसके साथ वो क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।